द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट वन सीन टू। सीन टू जो है वो बेलमोंट का है, पोर्शिया के घर का एक कमरा है। पोर्शिया और नैरिसा बात कर रहे हैं। पोर्शिया कहती है, मैं कसम खाती हूँ नैरिसा, मेरा छोटा शरीर इस बड़ी दुनिया से थक गया है। नैरिसा जवाब देती है, अगर आपकी परेशानियां आपके सौभाग्य जितनी बड़ी होती तो आप दुनिया से थक जाते। लेकिन जैसा कि मैं देखती हूं, ऐसा लगता है कि जो अधिकता में जीते हैं वे उतने ही दुखी हैं जितने कि वे जो बिना किसी चीज के भूखे रहते हैं। किसी को भी बीच में कहीं खुद को पाकर खुश होना चाहिए। बहुत अधिक होने से सफेद बाल आते हैं, जबकि पर्याप्त होने से आपको लंबा जीवन मिलता है। पोर्शिया, आपने ठीक कहा, ये अच्छी बातें हैं। नैरिसा, लोग उनका अनुसरण करें तो बेहतर होगा। पोर्शिया, अगर सही काम करना उतना ही आसान होता जितना कि सही काम करना जानना तो लोग बेहतर होते। छोटे चैपल बड़े चर्च होते और गरीबों की झोपड़ियां राजकुमारों के महल होते। वही एक अच्छा पुजारी है जो दूसरों को जो करने के लिए कहता है उसका पालन स्वयं कर सकता है। मैं 20 लोगों को अधिक आसानी से सिखा सकती थी कि वास्तव में उन 20 में से एक होने के बजाय क्या करना सही है, और मुझे अपने स्वयं के शिक्षण का पालन करना है। आपका मन आपके जुनून पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन एक गर्म स्वभाव ठंडे कारण पर हावी हो जाता है। युवा लोग पागल खरगोशों की तरह होते हैं, वे अच्छी सलाह की बात पर कूदते हैं, लेकिन इस तरह के तर्क से मुझे पति चुनने में मदद नहीं मिलने वाली है। ओ मी द वर्ड चूज। मैं न तो उससे शादी करना चुन सकती हूँ जिसे मैं चाहती हूँ, और न ही जिसे मैं नहीं चाहती उससे इनकार कर सकती हूँ। मेरे मृत पिता की इच्छा मेरी अपनी इच्छाओं पर हावी हो जाती है। क्या यह दुर्भाग्य की बात नहीं है नैरिसा कि मैं यह नहीं चुन सकती कि मैं किस पति को चुनूं या मना करूं? नैरिसा, तुम्हारे पिता हमेशा सदाचारी थे और सदाचारी मरते समय अच्छे विचार रखते हैं। उन्होंने एक लॉटरी का तरीका अपनाया है जहां आपके चाहने वालों को सोने, चांदी और शीशे के संदूकों में से किसी एक को चुनना होगा, और जो कोई भी सही चुनता है वह आपको एक पत्नी के रूप में जीतेगा। और मुझे यकीन है कि जो कोई भी सही चुनाव करेगा वह एक ऐसा आदमी होगा जो आपको अच्छी तरह से प्यार करेगा। लेकिन उन राजकुमारों के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं जो पहले ही आपसे मिलने आ चुके हैं? पोर्शिया, कृपया उन्हें एक एक करके नाम दें। कई राजकुमार आ चुके थे तो उनकी अब इंट्रोडक्शन होगी। जैसा आप उनका नाम लेंगे मैं उनका वर्णन करूंगी और कहूंगी कि मुझे उनसे कितना स्नेह है। तो उन राजकुमारों में नरिसा जैसे बताती है। नरिसा कहती है, पहला जो राजकुमार आया है पोर्शिया से शादी करना चाहता है वो है नेपल्स का राजकुमार। पोर्शिया कहती है, हाँ, वह वास्तव में एक घोड़े के बच्चे जैसा है। वह अपने घोड़े के बारे में बात करने के अलावा कुछ नहीं करता है और सोचता है कि यह उसके बारे में अच्छी तरह से बोलता है कि वह अपने दम पर घोड़े की खुरियां स्वयं लगा सकता है। मुझे चिंता है कि उसकी मां का किसी लोहार के साथ अफेयर था। नैरिसा, फिर काउंट पैलेटाइन है। यह दूसरा राजकुमार है जो पोर्शिया से शादी करने की इच्छा रखता है। इसके ऊपर पोर्शिया कमेंट करती है। पोर्शिया कहती है, वह भौहें चढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करता। मानो कह रहा हो, यदि तुम मुझे अपना पति नहीं मानोगे तो किसी और को चुन लो। जब वह अजीबोगरीब कहानियां सुनाता है तो वह मुस्कुराता नहीं है। मुझे चिंता है कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो वह रोते हुए दार्शनिक के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि वह एक युवा व्यक्ति के रूप में बहुत अधिक उदासी से भरा हुआ है। मैं इन पुरुषों में से किसी एक की तुलना में मुंह में हड्डी के साथ उसकी एक खोपड़ी से शादी करना चाहूंगी। भगवान इन दोनों से मेरी रक्षा करे। नरीसा फिर अब तीसरे राजकुमार के बारे में बताती है और पोर्शिया का ख्याल जानना चाहती है, उसका क्या विचार है। तो नरीसा कहती है, बॉन, फ्रांस के राजा महाशय के बारे में आपका क्या कहना है? फिर पोर्शिया कहती है, भगवान ने उसे बनाया तो मुझे लगता है कि वह एक आदमी के रूप में गिना जाता है। मैं जानती हूँ कि किसी का इस तरह मजाक उड़ाना पाप है, लेकिन वह इसका हकदार है।
उसके पास नेपल्स के राजकुमार से बेहतर घोड़ा है और काउंट पैलेटाइन से ज़्यादा बोहें चढ़ाता है। वह हर दूसरे आदमी के गुणों का अनुकरण करता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यदि कोई पक्षी गाता है तो वह तुरंत नाचना शुरू कर देता है। वह अपनी ही परछाई के खिलाफ अपनी तलवारबाजी की चाल दिखाएगा। अगर मैं उससे शादी करूं तो मेरे लिए 20 पतियों से विवाह करने जैसा होगा। अगर वह मेरा तिरस्कार करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर वह मुझे पागलों की तरह प्यार करता है तो मैं उसका स्नेह कभी नहीं लौटा पाऊंगी। नैरिसा, फैल्कन ब्रिज, फिर इंग्लैंड के युवा बैरन के बारे में आपका क्या कहना है? ये एक अन्य राजकुमार है जो आया है, पोर्शिया से शादी करने की इच्छा रखता है। पोर्शिया उस पर कमेंट करती है, आप जानती हैं कि मैं उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि वह मुझे नहीं समझ सकता और मैं उसे नहीं समझ सकती। वह न तो लैटिन, फ्रेंच, न ही इटालियन जानता है और आप कानून की अदालत में शपथ ले सकते हैं कि मैं व्यवहारिक रूप से कोई अंग्रेजी नहीं जानती। वह एक उचित आदमी की तरह दिखता है, लेकिन जो आपस में बात नहीं कर सकते उसके साथ इशारों में कौन बात कर सकता है? और उसके वस्त्र कितने विचित्र हैं। मुझे लगता है कि उसने इटली में अपनी जैकेट खरीदी, फ्रांस में अपने मोजे, जर्मनी में अपनी टोपी और हर जगह उसका व्यवहार। नैरिसा, भगवान, आपके उसके उत्तर के पड़ोसी स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये एक अन्य राजकुमार है जो पोर्शिया से शादी करने के लिए आया हुआ है। उसके ऊपर भी पोर्शिया कमेंट करती है और पोर्शिया कहती है, मुझे लगता है कि उसके पास परोपकार की एक पड़ोसी भावना है, क्योंकि उसने अंग्रेज से एक थप्पड़ खाया था और केवल बाद में उसे वापस मारने की धमकी दी थी जब वह ऐसा कर सकता था। मुझे लगता है कि फ्रांसीसी ने अंग्रेज को उसके थप्पड़ का जवाब देने के लिए उसके साथ शामिल होने का वादा किया और एक और थप्पड़ मारा। नैरिसा, भतीजा, अब एक और अन्य राजकुमार है जिसके बारे में नैरिसा पूछ रही है, आप युवा जर्मन सैक्सनी के ड्यूक को कैसे पसंद करते हैं? उसके बारे में भी विचार पूछती है, इस राजकुमार के बारे में। तो पोर्शिया उसके ऊपर भी कमेंट करते हुए कहती है, मैं उसे सुबह नापसंद करती हूँ जब वह शांत होता है, और मैं वास्तव में दोपहर में उससे नफरत करती हूँ जब वह नशे में होता है। अपने सबसे अच्छे रूप में वह पूरी तरह से एक आदमी नहीं है और अपने सबसे बुरे समय में वह एक जानवर से बामुश्किल बेहतर है। यहाँ तक कि अगर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी आ जाए तो भी मैं उससे शादी नहीं करूँगी। तो ठीक है, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कृपया शराब का एक गिलास गलत कास्केट पर रख दें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह उसी को चुनेगा। मैं कुछ भी करूँगी नैरिसा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे स्पंज से शादी नहीं करनी पड़े। नैरिसा, यदि वह सही संदूक चुन लेता है और आप उससे विवाह करने से इनकार करती हैं तो आप अपने पिता की इच्छा का पालन करने से इनकार कर रही होंगी। आपको इनमें से किसी भी अमीरजादे से चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे अपने इरादे बता दिए हैं और वे सभी घर लौटने की योजना बना रहे हैं और अब आपको परेशान नहीं करेंगे जब तक कि वे आपके पिता की मंशा के अलावा किसी अन्य योजना या तरीके से आपका पक्ष नहीं जीत सकते। पोर्शिया, जब तक कि मैं अपने पिता की योजना से शादी नहीं कर लेती, अगर मैं सिबला जितनी बूढ़ी रहती हूँ तब भी मैं डायना की तरह पवित्र रहूंगी। मुझे खुशी है कि दावेदारों के इस झुंड में इतनी अधिक समझ है, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं है जिसकी उपस्थिति का मैं वास्तव में आनंद ले सकूं, और मैं प्रार्थना करती हूं कि वे सारे चले जाएं और भगवान उन्हें एक सुगम यात्रा प्रदान करे। नैरिसा, क्या आपको याद है पोर्शिया, वेनिस में आपके पिता के समय से एक विद्वान और सैनिक जो मोंटफेराट के मार्क्विस के साथ यहाँ आए थे? पोर्शिया, हाँ हाँ, वह बसैनियो था, मुझे लगता है कि वह उसका नाम था। नैरिसा, सही है मैडम, किसी भी पुरुष को मेरी मूर्ख आंखों ने कभी देखा है वह एक सुंदर महिला के सबसे अधिक योग्य था। पोर्शिया, मुझे अच्छी तरह से याद है और मुझे याद है कि वह तुम्हारी प्रशंसा के योग्य है। एक नौकर प्रवेश करता है और पोर्शिया पूछती है, कैसा चल रहा है, क्या खबर है? वो बताता है, 4 अजनबी जो यहाँ आए थे वे विदेशी आपसे अलविदा कहने के लिए बात करना चाहते हैं मैडम।
और उनके आगे एक पांचवा व्यक्ति आता है जिसे मोरक्को के राजकुमार द्वारा भेजा जाता है, जो यह संदेश लाता है कि उसका स्वामी राजकुमार आज रात यहाँ होगा। पोर्शा फिर कहती है, अगर मैं पांचवें व्यक्ति का स्वागत उतनी ही खुशी से कर पाती जितना पहले चार को अलविदा कह देती हूँ, तो मैं वास्तव में उसे देखकर आनंदित हो जाऊंगी। अगर वह संत जैसा अच्छा है लेकिन शैतान जैसा काला है, मैं चाहती हूँ कि वह मुझे अपनी पत्नी बनाने के बजाय मुझे धर्म ज्ञान दे, मेरे पापों का उद्धार करे। मेरे साथ आओ। वो नैरिसा को बुलाती है और फिर नैरिसा बोलती है नौकर से, तुम हमसे आगे बढ़ो। जब हम एक प्रेमी के लिए द्वार बंद करते हैं तो दूसरा द्वार पर दस्तक देता हुआ आता है। पोर्शा, नैरिसा और नौकर बाहर निकलते हैं। शुक्रिया।